अगर जेईई के मॉक टेस्ट में अभी भी आपका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन लास्ट मंथ में ज़्यादा पढ़ना ही कई बार स्टूडेंट के कम मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। और ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये लर्निंग साइकोलॉजी कहती है। क्योंकि एग्जाम पास आते ही स्टूडेंट पैनिक मोड में चले जाते हैं। वो एक साथ पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, हर चैप्टर को खोल के बैठ जाते हैं, जिससे माइंड ओवरलोड हो जाता है और इसका रिजल्ट कॉन्सेप्ट सारे मिक्स हो जाते हैं। फॉर्मूला याद होने के बाद भी याद नहीं आते और एग्जाम हॉल में सिंपल सा क्वेश्चन भी बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पिछले 5 साल का जेईई मेन का पेपर का एनालिसिस करेंगे तो एक क्लियर पैटर्न आपको साफ दिखाई देगा। पेपर का मेजॉरिटी हिस्सा हर साल कुछ लिमिटेड चैप्टर के आसपास ही घूमता है। यानी कि अगर आप लास्ट के 15 डेज में रैंडम प्रिपरेशन छोड़कर फोकस प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपका स्कोर सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। लेकिन इसके लिए स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से अलग होनी चाहिए और इस वीडियो में एग्जैक्टली हम वही स्ट्रैटेजी आपको समझाने वाले हैं जो लास्ट के 15 डेज में आपका जेईई मेन का स्कोर ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। इसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज वो चैप्टर्स भी बताएंगे जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जेईई मेन के प्रिपरेशन में लास्ट के फ्यू वीक सबसे ज़्यादा डेंजरस फेस होते हैं क्योंकि उस समय स्टूडेंट लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते, वो इमोशनल डिसीजन लेने लगते हैं और इसे साइकोलॉजी में पैनिक लर्निंग कहा जाता है। जैसे ही एग्जाम पास आने वाले होते हैं, ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और इस मोड में 3 सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पहला, सिलेबस एक्सपेंशन। स्टूडेंट को अचानक से नए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं जो उन्होंने पूरे साल में फोकस करके नहीं पढ़े। दूसरी बड़ी गलती, पैसिव लर्निंग। वो लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। और तीसरी गलती है मॉक टेस्ट फियर। कई स्टूडेंट तो लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लो स्कोर देकर डर लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेईई मेन के टॉपर्स इसका पूरा ऑपोजिट करते हैं। वो लास्ट मंथ में और स्पेशली लास्ट के फ्यू वीक्स में सिलेबस को नहीं बढ़ाते, वो क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और इसी के पीछे एक सिंपल रीजन छुपा है। देखो, जेईई मेन सिर्फ कॉन्सेप्ट का एग्जाम नहीं है, वो पैटर्न रिकग्नाइजेशन का एग्जाम है। जब आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पैटर्न को पहचानना शुरू कर देता है और उसी मोमेंट से आपकी प्रिपरेशन सडनली बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट ले लेती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, फिर पूरा सिलेबस नहीं बढ़ाना, तो आखिर पढ़ना क्या है? कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? कौन से टॉपिक पर फोकस करना है? तो यही छुपा है जेईई मेन का सबसे बड़ा हिडन पैटर्न, 70% स्कोर रूल। अगर आपका स्कोर अभी 120 से नीचे है तो सबसे बड़ी गलती है कि आप पूरे सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि जेईई मेन में स्मार्ट स्टूडेंट एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं जो कि 70% स्कोर रूल। मतलब कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उन चैप्टर्स पर फोकस करना है लास्ट फ्यू वीक्स में जो हर साल आते हैं। अगर आप पिछले 3 से 4 साल का पेपर देखेंगे तो कुछ चैप्टर्स हैं जो लगभग आपको हर शिफ्ट में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे और अगर आप इन्हें स्ट्रॉन्ग कर ले तो आपका स्कोर काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो सकता है। तो अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कौन से हैं वो चैप्टर्स। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो लगभग हर साल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ से अक्सर 1 से 2 न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ज़्यादातर ओम्स लॉ या फिर किरचॉफ्स लॉ पर। अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है तो यहाँ पर मार्क्स लाना बेहद ही आसान है। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये जेईई मेन के फेवरेट टॉपिक्स हैं और कई बार इसमें से 2 क्वेश्चन शिफ्ट में दिखाई देते हैं। सेमीकंडक्टर्स में लॉजिक गेट्स वाले क्वेश्चन अक्सर डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं और सरप्राइजिंगली ये अक्सर पेपर के सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। रे ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला क्लियर होते हैं और यहाँ से आप इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड देखें तो इन्हीं टॉपिक्स में से फिजिक्स में से लगभग 10 से 14 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप इजीली 40 से 56 मार्क्स कवर कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री में इससे भी ज़्यादा आसान होता है स्कोर करना। केमिस्ट्री में स्कोर को इंप्रूव करने के लिए सबसे फास्ट तरीका है फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर डायरेक्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से डायरेक्ट या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है थर्मोडायनेमिक, ये चैप्टर हमेशा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा ही देगा पेपर में।
चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अगर पिछले साल के ट्रेंड को आप कंबाइन करके देखेंगे तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ भी स्कोर करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा। अब सवाल आता है मैथ्स का, क्योंकि असली स्ट्रगल तो यहीं से शुरू होती है। जेईई मेन में सबसे ज्यादा स्कोर स्टूडेंट का मैथ्स की वजह से ही गिरता है, लेकिन इसका रीजन मैथ्स का डिफिकल्ट होना बिल्कुल नहीं है। रीजन है रॉन्ग चैप्टर का सिलेक्शन। स्टूडेंट अक्सर सबसे टफेस्ट टॉपिक पर टाइम स्पेंड कर देते हैं और इजी स्कोरिंग चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। और अगर आप पिछले साल का ट्रेंड देखेंगे तो मैथ्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंसिस्टेंटली हर साल पूछे गए हैं। सबसे पहला है सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पर अक्सर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर फॉर्मूला क्लियर हो तो सॉल्व करने में आपका टाइम नहीं लगने वाला। दूसरा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर एक्चुअली आपके लिए स्कोरिंग का गोल्ड माइन है, क्योंकि यहाँ से हर साल स्टैंडर्ड पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है 3D ज्योमेट्री। इसको भी अगर आप अच्छे से कवर कर ले तो आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। और चौथा है प्रोबेबिलिटी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के मिलने वाले हैं। अगर पिछले साल का ट्रेंड देखें तो ऐसे चैप्टर को मिला के मैथ्स में लगभग 7 से 10 क्वेश्चन कवर होते हैं। मतलब आप यहाँ पर 28 से 40 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिक ट्रिक होती है। एग्जाम हॉल में क्लियर पैटर्न दिखता है कि मैथ्स से स्टूडेंट डर जाते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग होती है। वो पहले इजी मैथ्स के क्वेश्चन को स्कैन करते हैं और अगर क्वेश्चन से फेमिलियर होते हैं तो तुरंत उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस लूप। जब आप एग्जाम की शुरुआत उन क्वेश्चन से करते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं तो आपका ब्रेन पैनिक मोड में नहीं जाता, बल्कि फोकस मोड में शिफ्ट हो जाता है। और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज स्कोर लाने वाले स्टूडेंट और एक हाई स्कोर लाने वाले स्टूडेंट में। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, क्योंकि सिर्फ इन चैप्टर्स को जानना जरूरी नहीं है। असली गेम होता है कि लास्ट के 15 डेज में आपको इनको पढ़ना कैसे है। तो अब उसी एग्जैक्ट 15 डेज प्रिपरेशन प्लान के बारे में बात करते हैं। लास्ट 15 डेज में आपका गोल सिलेबस को खत्म करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया। अब 15 डेज में आपका फोकस सिर्फ स्कोर मैक्सिमाइजेशन पर होना चाहिए। इन आखिरी के 15 डेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फेज 1 होगा हाई यील्ड सिलेक्शन, डे 1 टू डे 5। इन 5 दिनों में आपको लो इनपुट और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, जो 2024 और 2025 में अक्सर पूछे गए हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल है, थ्योरी को आपको नहीं पढ़ना, आपको सीधे पिछले 3 साल के पीवाईक्यू उठाने हैं और उनको फोकस के साथ सॉल्व करना है। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम के दिन प्रॉब्लम होने वाली है। इन 5 दिनों में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से लॉक कर ले। एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि जेईई में 40% पेपर 20% सिलेबस से आता है। फेज 2 है सिमुलेशन एंड कैलिब्रेशन, जो कि डे 6 से डे 10 तक चलेगा। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फेज है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट को एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर में देना है। उसे 3R रूल बोलते हैं। आपको ठीक उसी शिफ्ट में टेस्ट देना है जो आपके एडमिट कार्ड में होने वाले होंगे, लाइक 9 to 12 या फिर 3 to 6। यहाँ पर आपको डीप एनालिसिस भी करना है, यानी कि पेपर खत्म होने के बाद कम से कम 2 घंटे अपने पेपर का एनालिसिस करें। अपनी गलतियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। कॉन्सेप्चुअल गैप, यानी कि फॉर्मूला पता था लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए। सेकेंड है कैलकुलेशन ट्रैप, आपने सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं की। और थर्ड है टाइम प्रेशर, यानी कि आपको क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम खत्म हो गया। रिसर्च कहती है अगर आप इन 3 सिली मिस्टेक पर काम कर ले तो आपका स्कोर 30 से 40% तक बढ़ सकता है। फेज 3 है रिकॉल फेज, जो कि डे 11 से डे 15 तक होगा, यानी कि आखिरी के 5 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपका ब्रेन स्टोरेज मोड से हटकर रिकॉल मोड में जाना चाहिए। आपको सुबह उठ के रोज फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। मेक श्योर करें कि 2 घंटे फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूलाज को और केमिस्ट्री के रिएक्शन को बिना देखे आप राइट डाउन करने की कोशिश करें या फिर रिमेंबर करने की कोशिश करें। एरर की नोटबुक जो आपने पहले बनाई थी उसको अच्छे से चेक करें। जो गलतियां आपने फेज 2 में की थी, यानी कि मॉक टेस्ट के टाइम जो मिस्टेक थी, उन्हें बार बार रिवाइज करें ताकि मेन एग्जाम के दिन आप वो रिपीट ना करें। लेकिन ब्रेन साइंस ये भी कहती है कि अगर आपको मेमोरी रिकॉल अच्छा करना है तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना पड़ेगा, यानी कि लास्ट के हफ्ते में नींद अच्छे से लीजिए, कम से कम 7-8 घंटे की, तभी आपका रैंक अच्छा आ सकेगा। अगर आप सच में लास्ट के 15 डेज में सही तरीके से इन सब डिटेल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका स्कोर ड्रामेटिकली इंप्रूव हो रहा है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए कि जेईई मेन सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी का एग्जाम है।
अगर आप हाई वेटेज टॉपिक्स प्लस स्मार्ट प्रिपरेशन प्लस मॉक एनालिसिस को कंबाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका स्कोर कंप्लीटली डिफरेंट आने वाला है। लेकिन एक फाइनल क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होगा कि अगर हम सिर्फ मेजॉरिटी चैप्टर्स को कवर करें जिनका वेटेज हाई है तो बाकी चैप्टर्स को क्या हम छोड़ दें? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जो 20 से 25 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आपको फुल डेप्थ में पढ़ना है और बाकी चैप्टर्स को ओवरव्यू की तरह रिवीजन करके कवर करना है। खैर, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और एजुकेशन की हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।